नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की नई स्कीम पर बवाल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। अगले सप्ताह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था। कई ट्रेन को आग लगा दी गई थी। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर 20 जून को एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आपको बता दें कि कोर्ट से केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना में भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है। इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। वहीं दायर याचिका में कहा गया है कि 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। इस याचिका में आगे कहा गया है कि साल 2017 में 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लिए लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है। वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी है। थल सेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई है, तो वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई है। इस भर्ती में 17.5 साल से 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। ये भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। बता दें कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन सरकार का अन्य क्षेत्राधिकार होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली है। हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगी। इनमें से 70% यानी 21,000 रूपए उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रूपए अग्निवीर कॉम्पर्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़ाकर 33,000, तीसरे साल 36.5 हजार, तो चौथे साल 40,000 रूपए हो जाएगी। 4 साल में उसकी कुल बचत करीब 5 लाख रूपए होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी ही रकम जमा की जाएगी। नौकरी पूरी होने के बाद ये रकम ब्याज समेत मिलेगी, जो करीब 11,71,000 रूपए होगी। ये रकम टैक्स फ्री होगी। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान भी है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उससे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो 11,71,000 है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप ने आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ग्रुप द्वारा शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नवनिर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे पर फौरन सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि शिंदे द्वारा नामित विहिप को मान्यता देने का स्पीकर के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं। पीठ ने 11 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है, जिस तारीख को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में अन्य 2 याचिकाएं दायर की गई। महाराष्ट्र का मामला अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट की ओर से नए स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जे.के. माहेश्वरी की वेकेशन बेंच के सामने सोमवार को ये मामला उठाया। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन करते हुए चीफ विहिप और दल के चुने हुए नेता को हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, स्पीकर को विहिप को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं। स्पीकर ने कल आधी रात को विहिप का चुनाव किया, जो सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमारे पास अभी इस मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। उचित होगा कि इस मामले को 11 जुलाई को इससे जुड़े बाकी मामलों के साथ सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ है। शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता हैं। चीफ विहिप नियुक्त करना पार्टी का काम है, न कि स्पीकर का। इसलिए नए चीफ विहिप की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। शिवसेना ने स्पीकर के द्वारा नए चीफ विहिप की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में एक दिन पहले नए स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर का चुनाव किया गया। इससे ठीक बाद उन्होंने शिवसेना गुट के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, अजय चौधरी को भी विधायक दल के नेता पद से हटाकर एकनाथ शिंदे को नेता नियुक्त कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस मामले को भी 11 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। महाराष्ट्र की उथल पुथल को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होनी है। इसमें एक याचिका में एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया है कि जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ एक झूठी समाचार रिपोर्ट पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। रोहित ने एक शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में चला दिया था, जिसके बाद जब कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो उन्होंने माफी मांग ली थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जहां जहां भी एफआईआर हुई है उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहित रंजन के खिलाफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले पर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी को घेरा था। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस माफी से नहीं मानी और छत्तीसगढ़ में रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंच गई थी, जहां पर यूपी पुलिस के साथ जमकर तकरार हुई। आखिरकार रंजन को नोएडा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। बाद में नोएडा पुलिस ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया था। इसी बीच रोहित रंजन गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रंजन के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द आपको बता दें कि एफआईआर को एक साथ मिलाने और रद्द करने की गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई थी। ये तर्क दिया गया था कि चैनल को एक तृतीय पक्ष न्यूज एजेंसी ANI से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसे एक ट्रेनी ने एडिट किया था, जिसके कारण शो में गलती हुई। जब चैनल्स को इसका एहसास हुआ तो उसने शो वापस से लिया और खेद भी व्यक्त किया।
ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मुकदमे में जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने जुबैर को इस शर्त पर बेल दी है कि वह मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुबैर न तो बेंगलुरु न ही कहीं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। अदालत का अंतरिम आदेश केवल सीतापुर वाले मुकदमे पर आया है। इसका दिल्ली वाले केस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जुबैर रिहा नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज है। जुबैर को दिल्ली आकर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को विवादास्पद ट्वीट पर दर्ज एफआईआर रद्द मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की खंडपीठ ने कहा कि राहत इस शर्त पर दी गई है कि जुबैर दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत सीतापुर की 1 जून 2022 की प्राथमिकी के संबंध में है और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में नहीं है। याचिकाकर्ता अपने आवास बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में जांच पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत प्राथमिकी रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए जुबैर द्वारा पसंद की गई एसएलपी पर विचार कर रही थी। जुबैर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि कथित अपराध इसलिए नहीं बनता क्योंकि जुबैर ने केवल धार्मिक संतों द्वारा किए गए अभद्र भाषा के खिलाफ आवाज उठाई और खुद इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं हुए। याचिका में ये तर्क दिया गया है कि जुबैर को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। उसी में आरोप झूठे और निराधार हैं और इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं बनता। याचिका में ये भी कहा गया है कि एफआईआर में इस अपराध को शामिल करने से पता चलता है कि राज्य ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कितनी मनमानी, द्वेषपूर्ण और मनमानी तरीके से कार्रवाई की है। हालांकि जांच अधिकारी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने तर्क दिया कि किसी धार्मिक संत को सार्वजनिक रूप से नफरत फैलाने वाला कहने के कृत्य से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंसा भड़काने की क्षमता है और इस प्रकार कथित अपराध प्रथम दृष्टया बनता है। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि ये जुबैर के एक ट्वीट के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वह एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश को अस्थिर करने के इरादे से नियमित रूप से ऐसे ट्वीट पोस्ट कर रहा है। जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, जिसने उस पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। ये मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित था। इस ट्वीट में 1980 के दशक की एक फिल्म किसी से न कहना का स्क्रीनशॉट था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अनुपम शर्मा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विरोध हो ही रहा था। अब देश के पूर्व जजों और अधिकारियों ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने नाराजगी जताने का माध्यम सोशल मीडिया नहीं बल्कि खत को चुना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और नूपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए, ये भी लिखा। साथ ही चिट्ठी में 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के साइन हैं। पैगंबर के खिलाफ विवादित बातों से जुड़े नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देश के 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारडीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये खुला पत्र फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस J&K एंड लद्दाख एट जम्मू की ओर से लिखा गया है।
खुले बयान में कहा गया है कि इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में इससे पहले का कोई उदाहरण नहीं है। खुले पत्र में रिटायर्ड जजों और अन्य अधिकारियों ने कहा है कि निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के मामले में शीर्ष कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। पत्र में कहा गया है कि नुपुर शर्मा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय प्रणाली तक पहुंचने की मांग की अनदेखी हुई है। ये संविधान की सभी को न्याय की गारंटी के खिलाफ है। टिप्पणियों में नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया जाता है, जहां ये कोई मुद्दा नहीं था। टिप्पणियां ऐसी हिंसा की वारदातों को बढ़ावा देती हैं। न्यायपालिका के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों की ऐसी कोई मिसाल नहीं है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर धब्बा है। इसमें सुधार के कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इसका लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकता है। पूर्व न्यायाधीशों, अफसरों और सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इनके जरिए न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान पर देश में मचे बवाल के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगने का भी सुझाव दिया गया था। ये भी कहा गया था कि देश में उसके बयान के कारण आग लगी है। इन टिप्पणियों के साथ ही शीर्ष कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज एफआईआर को एकजुट कर दिल्ली स्थानांतरित करने और यहीं सुनवाई की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। नुपुर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सारे केस दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पंचायत चुनाव 45 दिनों में कराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि मॉनसून चुनाव स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मॉनसून संवैधानिक जनादेश की अवहेलना करने का बहाना नहीं बना सकता है। गोवा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को 12 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था। महाअधिवक्ता देवीदास पंगम ने कहा था कि सरकार ने कहा है कि सितंबर में 186 ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना उचित होगा। अपनी याचिका में सरकार ने ये भी कहा कि अगर चुनाव सितंबर में होते हैं तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करना और ओबीसी वर्ग को उपलब्ध समय के कारण आरक्षण प्रदान करना संभव हो सकता है। 28 जून को गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने 186 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इसे 3 दिनों के भीतर तारीख तय करने और 45 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि उसने सही फैसला किया है कि मॉनसून के कारण चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। इसने कहा कि बारिश के कारण चुनाव सामग्री और कर्मचारियों के परिवहन से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं और ये ध्यान रखना उचित है कि चुनाव बैलेट पेपर का उपयोग करके किया जाएगा। ऐसे में वोटर द्वारा बैलेट पेपर को हैंडल करने पर पेपर खराब होने या स्याही खराब होने की संभावना रहती है। उच्च न्यायालय में पीठ ने कहा कि ये सबमिशन सुप्रीम कोर्ट का आदेश संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है। इसने ये भी कहा कि केवल इसलिए कि अतीत में कुछ अचानक बाढ़ या चक्रवात हो सकते हैं, मानसून संवैधानिक जनादेश की अवहेलना करने का बहाना नहीं बना सकता है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये भी प्रस्तुत किया कि गोवा राज्य चुनाव आयोग कर्मचारियों और मशीनरी की मांग करता है और ये आपदा प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों का हिस्सा है और उन्हें चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी के लिए डायवर्ट करना होगा। 30 जून को उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त महीने की मांग करने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज करने के बाद राज्य सरकार ने 10 अगस्त को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की। हाल ही में राज्य सरकार ने 175 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की, जिनका कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो गया। एससी ने शुक्रवार को बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की। चुनाव आयोग ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि चुनाव आयोग 10 दिनों के भीतर ओबीसी समुदाय के लिए वार्डों के आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने कंटेंट को लेकर सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई।
ट्विटर ने कहा कि खाता स्तरीय अवरोधन उपयोगकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने 39 URL को ब्लॉक करने की चुनौती दी। और आइए जानते हैं कि ट्विटर की कोर्ट में क्या कुछ दलीलें थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देते हुए ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। विचाराधीन 10 आदेश जो फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए थे, उसमें ट्विटर को कुछ सूचनाओं को जनता तक पहुंचने से रोकने और कई खातों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या MEITY द्वारा जारी अवरुद्ध आदेश उच्च न्यायालय को अनुलग्न A से K के रूप में चिन्हित सीलबंद कवरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में ट्विटर ने तर्क दिया है कि खाता स्तरीय अवरोधन एक असंगत उपाय है और संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कुल 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट्स में से ट्वीट ने केवल 39 URL को ब्लॉक करने को ही चुनौती दी है। इन अवरुद्ध आदेशों के अनुसरण में इस साल 4 और 6 जून को MEITY के नामित अधिकारी ने ट्विटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर ये बताने के लिए कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। ट्विटर के अनुपालन अधिकारी नामित अधिकारी के सामने पेश हुए, कहा कि जिन सामग्री और खातों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया था, उनके अलावा जिन पर कार्रवाई की गई थी वो IT कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार MEITY को पुनर्विचार करने और ट्विटर को भेजे गए नोटिस को वापस लेने के लिए कहा गया था। धारा 69A केंद्र सरकार को ट्विटर जैसे मध्यस्थ को निम्नलिखित के हित में ऑनलाइन जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश देने का अधिकार देती है। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता। दूसरा, भारत की रक्षा। तीसरा, राज्य की सुरक्षा। चौथा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। पांचवा, सार्वजनिक व्यवस्था। और छठा, किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए उकसाने को रोकना। इसके बाद 27 जून 2022 को ट्विटर को चेतावनी देते हुए एक और नोटिस भेजा गया था कि IT अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण परिणाम होंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 79 के तहत इसकी मध्यस्थ सुरक्षा की हानि भी शामिल है यदि सामग्री को अवरुद्ध नहीं किया गया था। हालांकि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दोहराया कि IT अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, ट्विटर को एक पत्र भेजकर कहा गया कि वो 27 जून के नोटिस पर पुनर्विचार कर रहा है और जल्द ही अगले कदम की पुष्टि करेगा। इस बीच ट्विटर ने अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि विचाराधीन आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना है और प्रक्रियात्मक और मूल रूप से IT अधिनियम की धारा 69A के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहते हैं। ट्विटर ने तर्क दिया कि पूरे खातों को ब्लॉक करने का निर्देश IT अधिनियम की धारा 69A के तहत आता है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत अवरुद्ध की जा सकने वाली सूचना का दायरा केवल उस सूचना को अवरुद्ध करने तक फैला हुआ है जो उपलब्ध है और सूचना को उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त, संग्रहित या होस्ट करने से रोकने के लिए विस्तारित नहीं है। एक और तर्क दिया गया कि MEITY ने सामग्री के प्रवर्तक को ब्लॉगिंग नियमों के तहत नियम 8A के तहत नोटिस प्रदान किया है, जैसा कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किया गया था। जहां तक URL को ब्लॉक करने का सवाल है, ट्विटर ने तर्क दिया कि ब्लॉगिंग ऑर्डर उचित कारण प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि सामग्री को धारा 69A के तहत संकीर्ण आधार पर अवरुद्ध करने के लिए उत्तरदायी है। ट्विटर ने तर्क दिया कि इन मामलों में भी अवरोधक नियमों के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया है। इन आधारों पर दूसरों के बीच ट्विटर ने प्रार्थना की है कि 10 अवरुद्ध आदेशों को रद्द कर दिया जाए। वैकल्पिक रूप से ये प्रार्थना की गई है कि आदेश को खाता स्तरीय निर्देशों को रद्द करने के लिए संशोधित किया जाए। इसके बजाय उन ट्वीट्स को निर्दिष्ट किया जाए जो IT अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम व्यक्ति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उस पर पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने कथित तौर पर यौन संबंध स्थापित किए थे वह युवावस्था प्राप्त कर चुकी थी और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बालिग थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अदालत ने कहा है कि अधिनियम का उद्देश्य बच्चों की कोमल उम्र को सुरक्षित करना और ये सुनिश्चित करना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो और उनका बचपन और युवावस्था शोषण से सुरक्षित रहे। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि उपरोक्त कारणों से मैं याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज करता हूं कि मुस्लिम कानून के अनुसार जब से पीड़िता यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी है, पॉक्सो अधिनियम की कठोरता लागू नहीं होगी। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की के घर गया था और उसके माता पिता से शादी की गुहार लगाई थी। माता पिता इस शर्त पर सहमत हुए कि लड़की की 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद ही शादी होगी। लड़की के परिवार ने उस व्यक्ति को 10 लाख की राशि के साथ ही कई उपहार भी दिए। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि उस व्यक्ति ने 16 साल और 5 महीने की लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित किए, लेकिन बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।